Am I audible to everyone? Everyone getting my voice? Okay, just waiting for another 2-3 minutes. So others may also join. Only 4-5 students have joined. We have around the 20-25 students from the commerce stream. So we are just waiting for another 2-3 minutes. उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. How many of you have joined? कौन कौन ज्वाइन कर लिया है? प्लीज रेज योर हैंड. जानवी, अर्चना, रूबी, मनप्रीत, तृप्ति. वेयर इज प्रांजल, आकांक्षा. Okay, so good evening everyone. So today we are starting the 9th unit of UGC नेट कॉमर्स की आज हम लोग बात करेंगे जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस है. तो इसमें कई सारे एक्ट है. आरटीआई की बात हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटीज एंड गारंटीज की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात करेंगे, प्लेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज हो गया. उसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी है जिसमें हम लोग सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेविएट एम्पिटर की बात करेंगे. और देन वी हैव सम सर्टेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881. उसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट वी हैव, नेगोशिएशन एंड द असाइनमेंट, व्हाट डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वी हैव. एंड देन कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स एंड व्हाट आर द बाइंडिंग्स. देन लिमिटेड लायबिलिटीज, पार्टनरशिप, कंपटीशन एक्ट 2002, बाद में उसको MRTP एक्ट बना दिया गया.
एंड फाइनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देन आरटीआई, उसकी पहले बात कर चुके हैं। तो हम लोग के एक एक कर बात करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो अभी तक के जिसने ज्वाइन कर लिया देन क्वाइट गुड, अदरवाइज बिकॉज वी हैव टू बी स्टार्ट, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। सो again, good evening everyone. We are starting with the legal aspect of the businesses and we are going to pick very first topic, that is all about the Indian Contract Act. हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किन किन चीज़ों की बात करेंगे वो भी आपको आगे दिखा देंगे स्लाइड्स में। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। पहले तो फर्स्टली वी हैव टू बी नो अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ, कि एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या होता है। बिकॉज मेनी स्टूडेंट एंड मेनी पर्सन्स हु इज नॉट बिलोंग्स टू लॉ डिपार्टमेंट, लॉ फील्ड, दे हैव सम सर्टेन कंफ्यूजन्स, लिटिल बिट कंफ्यूजन बिटवीन द एक्ट एंड लॉ। एक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है। तो एक्ट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉ विच इज मेड ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ए कोडिफाइड लॉ और ए स्टैच्यू ऑफ लेजिस्लेशन। जैसे कि एक्ट होता है कि कोई एक्ट हम लोग कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास कर लिया जाता है, बट दैट एक्ट बिकेम द लॉ, जिसमें हम लोग कोई सच कस्टम्स की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे, नॉर्म्स की बात करेंगे, जैसे उस पर देर अगर उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस बीच में आ जाता है, देन एक्ट बिकेम द लॉ। लॉ इज अ जेनेरिक टर्म विच इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ द लॉ सच एज कस्टम्स, रूल्स, नॉर्म्स, एक्ट्स, ठीक है। तो एक्ट इज लॉ इज ऑलवेज formed by a law is always made by the some certain legal obligations जिसमें इंक्लूड करेंगे। और एक्ट इज ऑल अबाउट विच वी ऑलरेडी क्लियर कि जब हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बनाते हैं उसको हम लोग एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डिटेल में नहीं जाना। और हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द Salmond, a contract is an agreement creating and defining the obligation between the parties. We have certain दो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों के पास हमेशा दो पार्टीज होती हैं। अकॉर्डिंग टू द Salmond ने क्या कहा, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एक समझौता है क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। दो पार्टियों के बीच में बताते हैं कि तो व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ देयर पार्ट, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ देयर पार्ट। अकॉर्डिंग टू द सर पोलाक की बात करेंगे तो एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी समझौता, कोई भी प्रॉमिस दो पार्टियों के बीच में हो रहा है जिसमें एक इन्फोर्सिबिलिटी लॉ की आ जा रही है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सिंपल। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शंस 2H एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है भाई, हमने आपको कुछ ऑफर दिया, यू हैव एक्सेप्टेड दोज ऑफर, मतलब अग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम द क्या बन गया, एक हमने अग्रीमेंट कर लिया। तो वही उसमें अगर वो एक अग्रीमेंट प्लस इन्फॉर्सिबिलिटीज ऑफ द फैक्टर, जिसमें कोई लॉ कोई इसमें इंक्लूड कर देंगे, लीगल फैक्टर्स इंक्लूड कर देंगे, वो हमारा अग्रीमेंट प्लस इन्फॉर्सिबिलिटीज ऑफ द फैक्टर्स बिकेम द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। एक जो समझौता किया है, समझौता में लॉ अगर इंक्लूड कर देंगे, लॉ वाले फैक्टर्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, तो इट बिकेम द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन शॉर्ट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट और ए प्रॉमिस। दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट प्रॉमिस होता है, बट ऑल अग्रीमेंट और ऑल प्रॉमिसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब अग्रीमेंट और प्रॉमिस होते हैं, बट सभी कॉन्ट्रैक्ट और सभी प्रॉमिसेस, सभी अग्रीमेंट और सभी प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमने आपको पहले बताया, क्योंकि जिन जिन अग्रीमेंट्स में, जिन जिन प्रॉमिसेस पे हम लॉ को इन्फोर्सेबल नहीं करेंगे, लॉ को इंक्लूजन नहीं करेंगे, तो इट विल नॉट बी बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। So if an agreement is legally enforceable, then only it is termed as a contract. In equation form, we can say contract is equal to agreement plus enforceability factor. Simple. हमने आपको बताया कि अग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी इंक्लूड हो जाएगी लॉ की, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि एवरी डे वी मेक मेनी प्रोमिसेस विच आर सोशल और डोमेस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू गो फॉर ए पार्टी विद ए फ्रेंड, promise to go for a movie, etc. Even if this promise are not full, neither party has any legal remedies. The promise is not enforceable by law, and therefore it is not a contract. Simple सी बात है।
यस मनप्रीत, आपको बता देंगे कौन कौन सी सेक्शन याद रखना है, आप वो वाली सेक्शन बता आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी सेक्शंस नहीं पूछी जाती हैं। जैसे हम लोग रोज कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ प्रोमिस और अग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि बट लेकिन वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। जैसे हमने आपको ये वाला पहले बता दिया कि अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड अग्रीमेंट। वट एवर आई हैव ऑफर्स टू यू, हमने बोला आपको 10 घंटे का नौकरी करना है, इतना इतना आपको ये काम करना पड़ेगा और इतनी इतनी सैलरी है। तो इफ आई हैव गिवन यू सम सर्टेन ऑफर, वो आपने ऑफर लेटर पे साइन कर लिया, देन इट बिकेम द अग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड अग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर। हिस्ट्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, हम आपको बता दे रहे क्या क्या पढ़ना। नेचर ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं जाना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें भी नहीं जाना है। अभी हम वहीं पर ही रोक देंगे जहां पर आपको इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, पहले तो एक ये पढ़ लीजिए कि व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। तो पहला हो गया कि every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement, sections 2e, for constituting an agreement and offer by one party and its acceptance by other party are required. In other words, we can say कि offer plus acceptance is called agreement. Simple. जब हमने offer दिया उसको acceptance करते उसको agreement कहते हैं। Contract कहता है an agreement enforceable by law is contract. सेक्शन 2H की हम लोग बात करते हैं, अग्रीमेंट सेक्शन 2E है, मनप्रीत जी नोट कर लीजिएगा, अग्रीमेंट की सेक्शन 2E की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग सेक्शन 2H की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कब बनता है, जब अग्रीमेंट में हम लोग इन्फोर्सबिलिटीज एट लॉ आ जाता है तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन अग्रीमेंट ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर रिक्वायर्ड। मतलब दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट में हमने क्या करना है, एक कंसिडरेशन रिक्वायर है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन अग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट बनाना पड़ता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरत है। एन अग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द अग्रीमेंट फुलफिल्स ऑल द लीगल कंडीशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। सिंपल, सीधी सी बात है भाई कि उसमें तो अग्रीमेंट के लिए हमें दोनों पार्टी का कंसिडरेशन चाहिए, और इसमें आपका अग्रीमेंट जब लॉ अग्रीमेंट आपका क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जब उसमें जितने भी लीगल कंडीशंस है वो उनको हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया कि अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इट ऑफ है। मतलब अग्रीमेंट एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्पेसी ऑफ एन अग्रीमेंट एज सच एज इट इज ए नैरोअर कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट इज अ सेट दैट every contract is an agreement but every agreement is not necessarily a contract। सिंपल है भाई, समझौता जो करते हैं उसमें बहुत सारी चीजों की बात करते हैं कि उसमें लॉ का तो कोई एप्लीकेशन होता नहीं है, इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ नहीं होता है। तो अग्रीमेंट हमारा बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट होता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट, नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जिस दुनिया का सारा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है बट ऑल द अग्रीमेंट इज नॉट ए नेसेसरी ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हो गया, इट इज नेसेसरी दैट एवरी अग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑल अग्रीमेंट डोंट गो टू द कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाई, हमको एवरी अग्रीमेंट मस्ट क्रिएट ए, मतलब जितने भी समझौते करेंगे उनको एक लीगल उसमें ऑब्लिगेशन क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज सभी समझौते हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन बिकॉज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट। सिंपल। तो इतना समझ में आ गया होगा कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है। अग्रीमेंट इज ऑल अबाउट दैट बिटवीन द टू पार्टी, देयर इज नो इन्फोर्सबिलिटीज ऑफ लॉ, एंड अग्रीमेंट इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट, एंड all the agreements are not the contract but all the contract are the agreement. Contract is all about the agreement plus enforceabilities, and the law is all about the contract. सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट बिटवीन द अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपको बताया, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा सेशन होने वाला है, तो बहुत सारे 2-3 टॉपिक तो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट सेल ऑफ द गुड्स एक्ट 1930 तक के हम लोग जाएंगे, तो जहां पर भी आप लोगों को दिक्कत हो तो यू कैन आस्क। फिर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब हमको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है तो उसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो देयर आर 2 एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एन अग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, सिंपल है, एक समझौता होना चाहिए और एक लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। वो हमारा क्या हो जाएगा,
इसको क्या बोलेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर सम मोर एलिमेंट विच आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट रीड एज अ फॉलोज। ठीक है, मतलब सेक्शन 10 में और भी कुछ चीज़ों की बात किया है जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो इसमें ऑल अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, देयर शुड बी सम फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी competent to the contract for a lawful consideration and with a lawful object are not hereby expressly declared to be the void. Thus the essential element of the valid contract can be summed as a follows. सिंपल है कि भाई वैसे तो बेसिक दो ही चीज़ें हमको चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अग्रीमेंट चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए। इसके अलावा भी सेक्शन 10 में और भी कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज की बात किया गया, दोनों पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दोनों के पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला स्लाइड आप लोग के कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमारा हो गया कि अग्रीमेंट हमने पहले बता दिया, एक समझौता होना चाहिए पहले, फिर इंटेंशंस टू क्रिएट रिलेशनशिप, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में, आप लोग को दिख रहा है इसमें, इज इट क्लियरली विजुअल? ना दिख रहा तो प्लीज जूम कर लीजिएगा। प्रांजल, मनप्रीत, आप लोगों को दिख रहा है इसमें? ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी, ये सब चीज नोट कर लीजिएगा। अग्रीमेंट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब दोनों पार्टीज के बीच, दोनों पार्टीज जो है या तीन पार्टी, जितने पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे शुड हैव सम सर्टेन इंटेंशंस टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज के, दोनों जो भी दिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे शुड बी सम फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टी जो भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, देयर शुड बी द लॉफुल कंसिडरेशन, हम लोग बताई दी आपको, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना है कुछ भी। अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल, जो भी एक अग्रीमेंट है वो हमारा वॉइड और डिक्लेयर, हमारा वॉइड और इलीगल नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, देयर शुड बी सम सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी एक सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ अजीब सा या कुछ ऐसा इम्पॉसिबल सा काम नहीं करना है, मतलब अनमेजरेबल काम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट वी आर मेकिंग, देयर शुड बी सम पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो, अननेसेसरी द लीगल फॉर्मेलिटीज। ये तो पहले से हम लोग बात कर रहे हैं कि विदाउट द लीगल फॉर्मेलिटीज, विदाउट द इन्फोर्सिबिलिटीज ऑफ द लॉ, देयर विल नॉट बी एनी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर द 10 point we have to be include while forming any contract। ठीक है, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा कि अग्रीमेंट, इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत, ऐसा कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आ रहा हो? क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा हुआ। तो इसमें आगे लिखा हुआ भी है कि अग्रीमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, द पार्टी मेकिंग द ऑफर इज नोन एज द ऑफर, द पार्टीज हुम टू द ऑफर इज नोन एज ऑफरी। ठीक है, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की हमने बात किया है कि अकॉर्डिंग टू द अर्लियर डिस्कशन देयर शुड बी एन इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज इन फेवर ऑफ द अग्रीमेंट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, मतलब दोनों पार्टीज के एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि उन्हें लीगल रिलेशनशिप में जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, अभी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कैन नॉट। फिर हो गया फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट की बात करते हैं हम लोग, तो फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट हो गया, देयर मस्ट बी ए फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट फ्रॉम द बोथ द पार्टी, द कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड by misrepresentation, fraud
undue influences, coercion or mistake. If the consent is obtained by any of these clause, then the contract is not valid. मतलब दोनों पार्टीज के बीच में एक फ्री, मतलब अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एक जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, किसी के डर के द्वारा, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, किसी के प्रेशर में आके आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सिंपल। नेक्स्ट हो गया पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। भाई हमने पहले बता दिया कि जो जिन पार्टीज के बीच में लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, दोज पार्टीज शुड बी द कॉम्पिटेंट, है ना, उनके बीच में भी उन लोगों में भी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की। लॉफुल कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एन इलीगल और वाइड, सिंपल है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज द फर्स्ट टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो हमारा एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, हम लोग प्रपोजल नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंड एन एक्सेप्टेंस एज ए फॉलोज। ठीक है, तो ये आप मनप्रीत और आप सभी लोग सेक्शन ये नोट कर सकते हैं कि व्हेन द पर्सन्स टू whom the proposal is made signifies its asset thereto the proposal is said to be accepted। सेक्शन 2B के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है, we cannot mold, we cannot change। तो इसमें कहते हैं कि जो when the persons to whom the proposal is made signifies its assent thereto the proposal is said to be accepted। The acceptance is the act of giving consent to the proposal। The proposal when accepted becomes a contract। मतलब आपने किसी को ऑफर दिया, ऑफर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, उसकी हो गई, वो हमारा क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट, या जिसको हम लोग प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट कर लिया। उसी प्रपोजल को अगर उसमें एक प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें लॉफुल कंसिडरेशन आ गया, इट विल बी बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिसेस। सेक्शन 2C के अकॉर्डिंगली क्या है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। सिंपल। जो बना रहा है उसको प्रोमिसर बोलेंगे, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग प्रोमिसी बोलेंगे। सिंपल। ये फिर बात आती है कि व्हाट आर द रूल्स आर कंडीशंस ऑफ लीगल एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ लीगल एंड वैलिड एक्सेप्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो पहला एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया, देयर शुड बी सम सर्टेन प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टर होना चाहिए, एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ नो यूज होना चाहिए, मेयर आंसर्स टू ए क्वेश्चन टू द नो एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अभी हम बता देंगे कहां पर इंपॉर्टेंट है, वहीं पर ही हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द टाइप्स इन अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, देयर आर वाइड अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब वाइड अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में वाइड अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो वाइड अग्रीमेंट हो गया हमारा कि सेक्शन 2G डिफाइंस ए वाइड अग्रीमेंट, मतलब सेक्शन 2G है जो वो वाइड अग्रीमेंट को कैसे डिफाइन करता है। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी द वाइड। सिंपल। कोई भी अग्रीमेंट है उसमें कोई इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है, उसको हम लोग वाइड करेंगे। दूसरा बात उन्होंने बोला है, ए अग्रीमेंट विच डजंट गिव राइज टू एनी लीगल राइट to therefore a wide agreement. Such agreement are wide of initio, wide right from the beginning। मतलब स्टार्टिंग से वो हमारा वाइड माना जाएगा अगर ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसमें हमारा ओवरऑल लॉ का कंसिडरेशन या इन्फोर्सबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो एग्रीमेंट इज वाइड व्हेन देयर इज नो एब्सेंस ऑफ वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमने एक एसेंशियल एलिमेंट अभी पढ़े थे 10, उसमें से अगर एक भी गायब है, एक भी चीज नहीं है उसमें, तो उस अग्रीमेंट को हम लोग उसको वाइड डिक्लेयर कर देंगे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन and it is made on the account of natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other or unless, मतलब कुल मिलाकर है अग्रीमेंट एक बिना कंसिडरेशन का void माना जाएगा अगर अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void, तब अगर, तो उसमें ये 3 पॉइंट उन्होंने बोले हैं कि पहला बोला कि इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, पहले अगर राइटिंग उन्होंने लिख के दे दिया रजिस्टर्ड अंडर द लॉ में है। It is a promise to compensate wholly or in a part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promissory was legally capable to do। ठीक है, तो कोई अगर किसी ने पहले से प्रॉमिस कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर दिया है पूरी तरह से या कुछ पार्ट में, द पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, और सम प्रॉमिसर कौन होता है जो क्या अग्रीमेंट बनाता है, ठीक है, जो प्रपोजल बनाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिसी। ठीक है, तो थर्ड हो गया कि इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन्स टू बी द चार्ज देयर विद और बाय विद एजेंट जनरली और स्पेशली अथॉराइज्ड इन द बिहाफ। सिंपल आप समझिए कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड। ये सब डिटेल में नहीं जाना है आपको, इसलिए इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। फिर एक आगे नेक्स्ट हो गया हमारा माइनर अग्रीमेंट। तो माइनर अग्रीमेंट होता है कि ये पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर 18 ईयर्स ऑफ एज सिग्निफाइज एज ए माइनर। लॉ एक्ट एज द गार्जियन ऑफ माइनर्स एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स बिकॉज देयर मेंटल फैसिलिटीज आर नॉट मैच्योर, दे डोंट पॉजेस द कैपेसिटीज ऑफ जज what is good and what is bad for them. So accordingly, where the minor charged with the obligation and the other contracting party seeks to enforce those obligation against the minor, the agreement is deemed as a void. सिंपल भाई, किसी 18 साल के इंसान के 18 साल से एज के नीचे से किसी के साथ, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल के साथ, whenever we are making any contract, so that contract or agreement, that agreement will be become a void, उसको हम लोग void डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि मान्यता ये है एज पर द लॉ कि देयर मेंटल फैसिलिटीज और नॉट मैच्योर होती हैं, इमैच्योर टाइप की होती है, दे डोंट पॉजेस द कैपेसिटीज ऑफ जज। बट मान्यता ये है कि उनको नहीं पता होता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। ठीक है, तो माइनर एग्रीमेंट समझ में आ गया, सिंपल। हम लोग बात करते हैं, जैसे पहले था वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, अब दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटीज, मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटीज। तो मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म करते हैं। तो पहला हो गया, 3 तरीके से हो गया, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी हो गया, मोड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, तीसरा हो गया परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटीज के अंदर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वैलिडिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर वैलिडिटी की हम लोग बात करते हैं, इसमें एक वैलिड होना चाहिए, वॉइडेबल होना चाहिए, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट की बात करेंगे, इलीगल और अनइन्फोर्सेबल की हम लोग बात करेंगे। तो ये सब चीजें हमको उसमें इंक्लूड करना है व्हाइल मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि कभी भी मान लो कोई जो भी उसमें शर्तें रखी हैं, जो भी उसमें आपने क्या बोलते हैं उसको, वट एवर द थिंग्स वी आर इंक्लूडिंग, जो भी उसमें एट्रीब्यूट्स डाल रहे हैं, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन डाल रहे हैं, तो अगर आप वो पूरा नहीं कर रहा उसको हम लोग वॉइडेबल भी कर सकते हैं, बाद में वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट भी हो सकता है, उसको हम इलीगल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अनइन्फोर्सेबल भी कर सकते हैं। तो ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी द कॉन्स्टिट्यूट ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस अर्लियर। उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी मानेंगे जब उसमें जितनी एसेंशियल चीजें होनी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कि 1 और मोर ऑफ दीज एलिमेंट आर मिसिंग, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वाइड, लीगल और अनइन्फोर्सेबल। तो उन 10 चीजों में से अगर कुछ भी मिसिंग है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल बोलेंगे, वाइड बोलेंगे, इलीगल बोलेंगे और अनइन्फोर्सेबल बोलेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार,
असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने बात तो पहले ही चीज़ों की कर ली है इन सब चीज़ों की, एक बार हम फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द असेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेक्शन लिखा हुआ तो एक ही जगह पर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कर ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो अग्रीमेंट में कॉम्पिटेंस पार्टी सेक्शन 11 की बात कर रहे हैं, फ्री कंसेंट सेक्शन 13 और 14 की बात करेंगे, लॉफुल कंसिडरेशन इज ऑल अबाउट 23 सेक्शन 23, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट बोथ आर द सेक्शन 23 हो गया, नॉट वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 एंड अदर रिक्वायरमेंट वी हैव। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज में मतलब जो पार्टी वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मेजर मतलब 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट पार्टी में इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। द पर्सन शुड बी मेजर मोर देन द 18 ईयर, द पर्सन शुड बी साउंड माइंड एंड देन द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कोर्ट। फ्री कंसेंट मतलब दोनों का कंसेंट फ्री होना चाहिए, कोर्सन वो किसी दबाव में आपने ना करा हो। ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस की हम लोग बात करें, किसी इन्फ्लुएंस में ना किया हो, फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशंस ना हो और मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन में 5 एलिमेंट्स हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स में 5 एलिमेंट्स हो गए हमारे, और नॉट वॉइड एग्रीमेंट में एलिमेंट। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द अग्रीमेंट। तो ये सेक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। 11 कॉम्पिटेंट पार्टी 11 हो गई, फिर फ्री कंसेंट 13-14 हो गई, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों 23 हो गया, नॉट वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 24 और 25 हो गया। तो कॉम्पिटेंट पार्टी ऑल अबाउट आपको पता ही है, पूरा इतनी देर से आपको भाई चीज़ बता ही रहे हैं, तो उसमें और डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो इसमें नहीं देखना है आपको, एक बार देख लीजिएगा। आई विल बी शेयरिंग द नोट्स, हम दे देंगे अगर मिल अरेंज हो पाए नोट्स, क्योंकि ये नॉट डाउनलोडेबल नहीं है और कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा इसमें। तो फ्री कंसेंट पता ही है कि दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो आई थिंक कि एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। उसमें क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर सब टॉपिक्स में क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द लीगल रेमेडीज फॉर द ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी हमने आपको बता ही दिया कि पार्टी की कैपेसिटी क्या क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट भी हमने आपको बता दिया, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। अब ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द ब्रीच लीगल ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो उनमें क्या क्या उसमें लीगल रेमेडीज क्या होती हैं, उसकी रेमेडीज अगेंस्ट द ब्रीचेस एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इसमें कि व्हाट आर द एज सून एज आइदर पार्टीज कमिट ब्रीचेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टीज बिकम इंटाइटल्ड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ्स। अगर 2 पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो दूसरी पार्टी इंटाइटल है इन सब चीज रिलीफ्स के लिए। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी बताएंगे क्या होता है। डैमेजेस फॉर द लॉस सस्टेन्ड और सफर्ड बाय द वन पार्टीज ड्यू टू द ब्रीचेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीचेस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो पहला होगा रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड हो गया डैमेजेस फॉर द लॉसेस सस्टेन्ड और द सफर्ड, ए डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड नेक्स्ट हो गया एन इंजक्शन, एंड नेक्स्ट हो गया सू ऑन द क्वांटम मैरिट्स। So these are the 5 legal remedies if any parties are breaching any contract. So what we have these 5 legal remedies. तो you can note down these 5. इससे एक बार क्वेश्चन आया भी है कि रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। डैमेजेस फॉर द लॉसेस, कौन से डैमेजेस हुए हैं, लॉसेस सस्टेन, एक पार्टी ने तोड़ा तो दूसरे को क्या क्या डैमेजेस हुए हैं। एंड डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वी हैव। एंड इंजेक्शन की बात करेंगे, सू ऑन द क्वांटम मैरिट्स पे, हम लोग सू भी कर सकते हैं ऑन द क्वांटम मैरिट्स पे। तो इन 5 को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसमें लीगल रेमेडीज एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कैसे कर सकती है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो व्हेन ए ब्रीचेस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कमिटेड बाय द वन पार्टी, द अदर पार्टी में सू टू द ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट in such a cases the aggravated party is freed from all its obligations under the contract. ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसमें, ए प्रॉमिस बी टू सप्लाई 100 बैग ऑफ राइस ऑन ए सर्टन डेट। मतलब ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि हम 100 राइस के बैग आपको एक सर्टन डेट पे सप्लाई कर देंगे। बी प्रॉमिस टू पे द प्राइसेस ऑन द रिसीट ऑफ द गुड्स। बी ने बोला था कि जैसे हमको गुड्स मिलेंगे हम उसको पैसा पे कर देंगे। ए डजंट डिलीवर द गुड्स ऑन द अपॉइंटेड डे, बी नीड नॉट टू पे द प्राइसेस। ठीक है, तो रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ, सिंपल। इन समझ रहे हैं कि आपने बोला था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ऐसी भी कॉन्ट्रैक्ट तो टूट ही गया ना, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आप सू कर सकते हैं। बिकॉज सपोज दैट कि आपने बोला कि हम ऐसा करेंगे, आपको इतना ऑर्डर दिया, आपने बोला इतना हम आपको भेज देंगे सामान, आप सामान नहीं पहुंच पाए, हमने आपको पैसा भी पे नहीं किया। ठीक है, इवन दो जो बायर है दे कैन सू, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके रखे होंगे आगे। तो रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि व्हेन ए ब्रीचेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कमिटेड बाय द वन पार्टी, एक पार्टी की वजह से हुआ है, द अदर पार्टी में सू टू ट्रीटेड द कॉन्ट्रैक्ट इज रेसेंडेड। In such a case, the aggrieved party is freed from all his obligation under the contract. मतलब दूसरी पार्टी है, मतलब जो बी की बात कर रहे हैं, बी ने बोला था कि जैसे हमको 100 बैग राइस के मिल जाएंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दूसरी पार्टी पूरी तरह से फ्री होती है कुछ भी लीगल केस लेने के लिए। बी ने बोला जैसे हमको 100 बैग राइस के मिल जाएंगे, आपको इस डेट पे आपको पे कर देंगे। ए सप्लाई नहीं कर पाया, ए डिलीवरी नहीं कर पाया, तो बी उस पे, बी ने पैसा भी पे नहीं किया, इवन दो बी कैन सू द ए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने तोड़ दिया ड्यू टू सम सर्टेन प्रॉब्लम, जैसे मेरे को एग्जांपल दी है, तो दूसरी पार्टी पूरी तरह से फ्री है ए पहली पार्टी पर केस करने के लिए। तो पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन मांग सकती है एज पर सेक्शन 75। याद रखिएगा, a person who rightfully rescind the contract entitled to compensation for any damages which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। भाई आपने बोला कि हम सप्लाई कर देंगे, तो उसको भी कुछ ना कुछ, उसने भी आगे कहीं ना कहीं कमिटमेंट करके रखा होगा, तो उसके कमिटमेंट भी टूट गए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज नॉट फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पर्सन या बायर कैन इंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी वन। सिंपल समझ जाइए कि सिंपल है कि इसमें कि अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा हो रहा है, फुलफिलमेंट नहीं हो रही कॉन्ट्रैक्ट की, तब भी दूसरी पार्टी उस पर केस कर सकती है। इसमें एक दूसरा एग्जांपल भी दिया है कि ए इज ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, जब मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट इज थिएटर फॉर द 2 नाइट इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ। 2 महीने तक की सप्ते में 2 दिन आपके थिएटर में गाना गाएगा। एंड वी इंगेज टू पे हर 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। बी ने अग्रीमेंट किया कि हम हर रात का जितनी बार भी आप गाना गाओगे उसका 100 रुपीज़ आपको देंगे। ऑन द 6th नाइट, मतलब 3rd वीक में जो 6th नाइट थी, ए willfully absent her from the theatre and we in the consequences rescind the contract, we is entitled to claim compensation for damages which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। समझ गया भाई? आपने बोला था कि आपने बोला कि हर सैटरडे संडे को आपको मेरे के परफॉर्म कर रहा है, लगातार 2 सप्ताहों में 4 बार किया, तीसरे सप्ते में भी सैटरडे को कर दिया, संडे को आप नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए तो आपको बोला था कि हर बार 100 रुपये देंगे। बात 100 रुपये की नहीं, आपको नहीं देंगे, वो 100 रुपये देंगे नहीं देंगे, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद भी थिएटर मालिक, थिएटर मैनेजर आप पे सू कर सकता है, क्योंकि उसने भी टिकट बेच के रखे होंगे। ही हैज मेड सम सर्टेन कमिटमेंट विद देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो दैट इज द ओनली रीजन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उस पर भी हम लोग केसेस कर सकते हैं। तो कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं? डैमेजेस जनरली स्पीकिंग और द 4 काइंड। ऑर्डिनरी डैमेजेस भी हैव, स्पेशल डैमेजेस भी हैव, विंडक्टिव और प्यूनिटेटिव एंड एक्जेम्पलरी डैमेजेस भी हैव, नॉमिनल डैमेजेस भी हैव, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टीज भी हैव, ऑर्डिनरी डैमेजेस सेक्शन 73। तो मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, उन कॉन्ट्रैक्ट में भी आप दूसरी पार्टी पहली पार्टी को सू कर सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है, केस कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप ये सब नहीं पढ़ना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, रोक दे रहे 1 सेकंड के लिए।
कि विंडक्टिव डैमेजेस क्या होता है, नॉमिनल डैमेजेस क्या है, लिक्विडिटी डैमेजेस क्या है, लिक्विडिटी डैमेजेस एंड पेनल्टीज क्या है, पेनल्टीज क्या है। ठीक है, पहला हो गया रिसेशन, ठीक है, और payment of interest, whether a payment of interest at a higher rate amount to penalty shall depend upon the circumstances of the cases. However, the following rules may be helpful in understanding the legal position in the regard. ठीक है, मतलब ये भी नहीं इम्पॉर्टेंट है। इंजेक्शन क्या है, ठीक है, इंजेक्शन अभी मैं उसमें बताया था। फिर हम लोग बात करते हैं क्वांटम मैरिट्स की। द फ्रेजेस, देखिए ऐसी चीजें जो नया नया टर्मिनोलॉजी से यही पूछा था, क्वांटम मैरिट्स क्या होता है। द फ्रेजेस क्वांटम मैरिट्स मीन्स सच एज मैरिटेड अर्नड, जो अर्न करते हैं हम लोग। द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ इज दैट अनलेस अ पार्टी इज परफॉर्म्ड इज प्रोमिसेस in its entirely, it cannot claim performance from the others. To this rule, however, there are certain exceptions on the basis of the quantum merits. A right to sue on a quantum merits arise where a contract partially performed by the one party has become the discharge by the breaches of the other party. मतलब कहने का मतलब है कि क्वांटम मैरिट्स का मतलब है कि आपने कोई भी ऐसा प्रोमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट में रह के, अगर उसको पार्शली परफॉर्म किया है आपने, उसके बाद भी आप उस पर सू कर सकते हैं, हैज बिकम डिस्चार्ज बाय द ब्रीचेस ऑफ द अदर पार्टी। तो दूसरी पार्टी होगी, मतलब आपने बोला कि हम इतने इतने गुड्स भेजेंगे, आपने उसमें सर्टेन गुड्स भेज दिए, बच्चे गुड्स नहीं डिलीवर कर पाए, तो इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिलिंग द फुल प्रोमिसेस वट एवर यू हैव मेड ड्यूरिंग द अग्रीमेंट, इवन दो अदर पार्टीज कैन डू द लीगल कंपनसेशन, आपसे जो लीगल कंपनसेशन मांग सकती है। तो क्वांटम मेरिट इज ऑल अबाउट द फ्रेजेस क्वांटम मेरिट मीन्स एज मच एज इट मेरिटेड दैट इज कॉल्ड अर्न। द नॉर्मल रूल ऑफ लॉ इज दैट अनलेस अ पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज प्रोमिसेस इन इट्स इंटायरली इट कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर। टू दिस रूल, मतलब जैसे आपको बोला कि हमने पूरा भेजना है, तो आपने कुछ तो भेज दिया तारीख से पहले जो डेट तय किया था, तो अभी आप नहीं कर सकते। तो एक बार पर्टिकुलर वो पूरा ओवर हो जाएगा, पूरी डेट ओवर हो जाएगी। 10 तारीख को बोला था, 1 तारीख को कमिटमेंट किया कि 10 तारीख तक आपको इतना सामान डिलीवर कर देंगे, तो उसने 5 तक इतना कर दिया, सोचो कि नहीं अभी तक तो कुछ ही कर पाया, आप उस पर केस कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। जब तक कि वो पूरी तरह से उसको परफॉर्म नहीं करेगा, वो डेट एक बार ओवर हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस हो जाएगा, उसके बाद क्वांटम मेरिट के थ्रू आप दूसरी पार्टी पर सू कर सकते हैं। तो राइट टू सू ऑन ए क्वांटम मेरिट अराइजेस वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट पार्शली परफॉर्म्ड बाय द वन पार्टी। तो मतलब एक पार्टी उसको पार्शली परफॉर्म करती है, उसको अपने क्वांटम मेरिट के तहत उस दूसरी पार्टी को सू कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में इतना ही है, क्लियर। अब बस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए तो आपकी फर्स्ट यूनिट विल बी कंप्लीट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट are called because the obligation associated with such transactions could neither be referred as a tortious nor contractual, but are still recognized as enforceable like contract in a court. According to Dr. Jang's, quasi-contract is a situation in which law imposes upon one person on grounds of natural justice on obligations similar to that which arises from a true contract, although no contract expresses or implied has in fact has been entered by the judge. तो मतलब कुल मिला के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मान लीजिए जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया है, उससे आप समझ लेंगे कि मतलब एक्स सप्लाइज गुड टू द कस्टमर वाई हु रिसीव्ड एंड कंज्यूम देम। मतलब एक्स ने कुछ सामान वाई को भेजा, उसने कुछ रिसीव किया और कंज्यूम कर लिया। वाई इज बाउंड टू पे द प्राइस। भाई अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को भेजा कुछ सामान, वाई ने कंज्यूम किया और रिसीव किया, कंज्यूम कर लिया, तो वाई उसका लाइबल हो गया पे करने के लिए। तो वाई एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्प्लाइड प्रोमिसेस टू पे। मतलब आपने कुछ सामान भेजा, आपने रिसीव करा और कंज्यूम कर लिया, तो मेरी वाई की जिम्मेदारी है कि कहीं ना वाई की जिम्मेदारी है कि दे हैव टू बी पेड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। तो द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए टैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। इसको टैक्टेड TACTI टैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन दिस वेरी इलिस्ट्रेशन इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय ए सर्वेंट, मतलब गलती से क्या होता है इसमें कि सर्वेंट ने एक्स वाई की जगह जेड को भेज दिए। समझ रहे हैं आप, एक्स को सामान भेजना था वाई को, उसने डिलीवर किसको कर दिए, जेड को। तो मिस्टेकिंग जेड फॉर वाई, देन जेड विल बी बाउंड टू पे कंपनसेशन टू एक्स फॉर देयर वैल्यू। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ गया, मतलब एक बाय मिस्टेकली धोखे से कोई तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपने सामान एक किसी को भेजना था, डिलीवर कहीं पर हो गया, उसने कंज्यूम कर लिया,
तो थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द सर्टेन अमाउंट टू द पार्टी पेरेंट पार्टी। ठीक है, जैसे कोई सामान, जैसे कि मान लो पैसे आपने पेटीएम से किसी को डिलीवर करना था, पहुंच तीसरे के पास में गए, तो तीसरी पार्टी ने उस पैसे को यूज कर लिया, तो तीसरी पार्टी पूरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिम्मेदार है कि पहली वाली पार्टी को पैसा पे करे। इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? समझ गए? तो टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 to 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब द केसेस विच आर टू बी डीम द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 68 से लेकर 72 तक के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आप लोग हैं, चले गए, यू आर देयर? समझ में आ रहा है आप लोग को? बिकॉज वी आर अबाउट टू बी कंप्लीट द वेरी फर्स्ट यूनिट। प्रांजल, मनप्रीत, अर्चना, रूबी, you are there? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ गए? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट, दोबारा बता दे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट कि बाय मिस्टेकली you have made some certain contract with a third party which is actually which is not actually legally participant in the contract। मतलब ऐसी कोई पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके साथ करना नहीं चाहते, तो बाय मिस्टेकली हो गया, लॉ ऑफ इन्फोर्सिबिलिटीज नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन जिस पार्टी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट धोखे से हो गया, या जिस पार्टी ने आपको प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, उसकी जिम्मेदारी बनती है पर्टिकुलर पैसे को पे करने के लिए। तो टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 to 72 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए, आप एक ये पढ़ लीजिए और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस क्या होता है। Contract is a contract by the fact and the essential for formation of contract are the present in it. Quasi contract is a contract by law and the formation procedure is absent। क्योंकि कोई फॉर्मेशन प्रोसीजर तो absent ही होता है, क्योंकि धोखे से किसी तीसरे इंसान का कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो प्रोसीजर तो absent हो ही होगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड बाय द पार्टी देमसेल्फ इन अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई दोनों पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ इन अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, the remedies for the aggrieved party in case of the breaches is claim for the damages। the aggrieved party can claim on the principles of quantum merits की वजह से, जैसे आपने वो बताया था कि क्वांटम मेरिट्स की बेसिस पे हम लोग, मतलब क्वांटम मेरिट्स क्या था कि अगर किसी एक पार्टी ने पार्सली उसको परफॉर्म किया अपने समझौते को, उसको हम लोग हाँ तरफ कंज्यूमर पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई थिंक वी डोंट हैव एनी अदर पॉइंट। So this is all about the very first unit of the legal aspect of the businesses. We have completed the element of the valid contract, capacity to the parties, free consent, discharges of the contract, breaches of contract, remedies against the breaches, and we have completed the quasi contract as well as. So we are moving toward the second unit, that is all about the special contract, contract of the indemnities and the guarantees, contract of the bailment and pledges, and contract of the agencies. So shall we start with the second unit? Yeah, that's enough from the today. जल्दी से बताइए, without wasting the time. प्रांजल, मनप्रीत, जानवी, अर्चना, रिस्पॉन्ड करिए। क्या है सर? शैल बी कंटिन्यू।
कंटिन्यू करें? प्रांजल, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आइडेंटिटीज में हम लोग बात करेंगे। तो आइडेंटिटीज भी होता है ना कि जो एक आइडेंटिटी हम लोग बॉन्ड देते हैं, आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग आइडेंटिटीज बॉन्ड देते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव the other from losses caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of the indemnities। सिंपल सी बात है, जो एग्जाम्पल दिया है वो भी आप समझ सकते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि सीधी सी बात है भाई, आपने कि एक चेक डिमांड ड्राफ्ट बैंक से लिया 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, वो डिमांड ड्राफ्ट हो गया आपसे, आप बैंक में जाते हो, बैंक में बोलते हो कि वो वाला डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल कर दीजिए, आप दूसरा डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दीजिए, और साथ में बोल देते हो कि अगर वो वाला डिमांड ड्राफ्ट इधर किसी ने कैश करा लिया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी बॉन्ड। जैसे हम लोग आइडेंटिटी बॉन्ड बनवा लेते हैं ना कि मतलब एक सर्टेन कोई 2 महीने के लिए कि नौकरी करते तो ना एक आइडेंटिटी बॉन्ड बनवा लेते हैं कि अगर समथिंग विल बी हैपन देन आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। मतलब अगर कोई मेरी वजह से कोई दिक्कत होता है, मेरी वजह से कोई लॉसेस होता है, कोई डैमेजेस होता है, तो हम इतने पैसे का आपको कंपनसेशन करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आइडेंटिटी ऑफ बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आइडेंटिटी अब समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर यासिर परचेज डिमांड ड्राफ्ट में 50,000 रुपये का यासिर ने डिमांड ड्राफ्ट लिया। द ड्राफ्ट वॉज लॉस्ट इन द ट्रांजिट, वो ट्रांजिट में ही ड्राफ्ट हो गया। यासिर ने रिक्वेस्ट किया कंसर्न ब्रांच से टू इशू ए डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के लिए बोला। तो ही हैड टू फर्निश्ड एन आइडेंटिटी बॉन्ड दैट इन केस ऑफ द एनी क्लेम ऑन द बैंक मिस्टर यासिर आइडेंटिफायर shall be liable to make good the loss suffered by the bank identity holder or the identity file। तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमने भाई कोई कुछ भी ऐसा काम करते हैं, उसके बाद अगर कोई आपने आइडेंटिटी बॉन्ड 50,000 1 लाख रुपए का बांध लिया, अगर कुछ भी एक मुद्दा मार्केट में रेज होता है, कोई समथिंग विल बी हैपन इन द मार्केट, देन आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। ठीक है, अगर डिमांड ड्राफ्ट खो गया दूसरा बनवा लिया, अगर पहला वाला डिमांड ड्राफ्ट किसी ने आकर मार्केट में इनकैश करा लिया तो आपको जिम्मेदारी लेना है कि हम जिम्मेदार होंगे, हम पैसे आपको ला के देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो डिमांड ड्राफ्ट खो गया है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आइडेंटिटी एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा आपको कि एक गारंटी ले लेता है, एक जिम्मेदारी ले लेता है कि कुछ भी हुआ तो हम पे करेंगे। तो आइडेंटिफायर कौन होता है? प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस करता है। आइडेंटिटी होल्डर और आइडेंटिफाइड कौन होता है? जो होता है प्रॉमिसी। तो आइडेंटिफायर हो गया, प्रॉमिसर द पर्सन हु प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर और प्रॉमिसर। ही इज द अंडर ए ड्यूटी ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज टू फुलफिल ऑफ रिक्वायर्ड। मतलब हमने कोई अगर जिम्मेदारी लिया, हमने कुछ प्रॉमिस किया कि हम आपको पे करेंगे, अगर कुछ भी लॉसेस हो गया, कोई डैमेजेस हो गया, कोई जो भी ड्यूटीज़ को आपने परफॉर्म करने को बोला था, जो भी ऑब्लिगेशंस थी। ठीक है, आइडेंटिटी होल्डर और आइडेंटिफाइड कौन है? प्रॉमिसी। द पर्सन हु इज लॉस्ट इज टू बी मेड गुड इज कॉल्ड आइडेंटिटी होल्डर और प्रोमिसेस। और पर्सन आइडेंटिफाइड ही एंजॉय राइट टू बी कंपनसेटेड इन केस ऑफ द लॉसेस। मतलब बैंक वाले और मिस्टर यासिर केसेस में यासिर हो गए प्रॉमिसर, बैंक हो गई प्रॉमिसी। अगर कोई मुद्दा कुछ अगर लॉसेस हो गया तो बैंक को पूरा पैसा कौन पे करेगा? यासिर पे करेगा। क्लियर? तो आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में कौन कौन से एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए? नंबर ऑफ पार्टीज, देयर शुड बी सम एटलीस्ट 2 पार्टीज, हम लोग के पास 2 पार्टीज होनी चाहिए। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा? असेंशियल अदर एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने याद होगा कि एसेंशियल वैलिड जो चीज़ें थी वो भी सब कुछ होना चाहिए उसमें। लॉसेस कॉट टू द आइडेंटिटीज होल्डर, उसका लॉसेस क्या, कारण क्या है उस लॉसेस का, वो भी आपको कहीं ना उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा, उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कमिंसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ आइडेंटिफायर, आपको कमिंसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कौन है हमारा? जो हमारा प्रोमिसी है, उसको भी आपको पूरा, ये 5 चीज़ें हमारी एक एसेंशियल है। एक हम आइडेंटिटी कॉन्ट्रैक्ट जब बनाएंगे 2 पार्टीज के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया कि राइट ऑफ द एडमिटी होल्डर व्हेन सूड, कि आपका जो एडमिटी होल्डर उसके अधिकार क्या है जब वो सू करता है। कैन रिकवर ऑल डैमेजेस इनकर्ड पेड बाय द हिम, मतलब पूरा, आप जैसे कि हमने बताया कि बैंक ने 50,000 रुपये का दूसरा इशू कर दिया डीडी आपके कहने पे, कि आपने बोला पहला खो गया है, लेकिन मान लो कि वो पहला वाला डीडी किसी पर खो गया, उसने इनकैश करा लिया, तो बैंक को तो 1 लाख का नुकसान हो गया, 50,000 वो 50,000 वो। तो बैंक क्या 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 सू कर सकती है, बैंक के क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला हो गया कि कैन रिकवर ऑल डैमेजेस इनकर्ड पेड बाय द हिम, कैन रिकवर कॉस्ट इनकर्ड, उसमें कॉस्ट भी आप इनकर्ड, आप जो उसमें लग रहा है कि आपको कुछ और उसमें नुकसान हुआ है और आपको कुछ जाना पड़ा या आप कुछ और देर आर सम सर्टेन एक्सपेंसेस यू हैव टू बी बेयर्ड, वो उसको भी आप रिकवर कर सकते हो, जितने डैमेजेस हुए उसको रिकवर कर सकते हो। कैन रिकवर सम पेड अंडर द कंप्रोमाइज, जो आपने कुछ और सर्टेन कंप्रोमाइजेस यू हैव मेड, उन सब चीज़ों के भी चीज़ें रिकवर कर सकते हो। तो दीज आर द एज पर द सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट द प्रोमिसेस इंटाइटल्ड, बैंक पूरी इन तीनों चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, इन तीनों चीज़ों का अधिकार है, वो बैंक उस यासिर से पूरा पैसा रिकवर कर सकती है, डैमेजेस रिकवर कर सकती है, कॉस्ट रिकवर कर सकती है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा उसको, कोई तो फिजिकल डैमेजेस हुआ है, मेंटल डैमेजेस हुआ, उन सब चीज़ों को भी पैसा उससे यासिर पर क्लेम कर सकती है। फिर आया राइट ऑफ द एडमिफायर, एडमिफायर के राइट्स क्या होते हैं, सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, टाइम्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ द एडमिफायर लायबिलिटी, दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का मतलब है कि आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉसेस टू द एडमिटी होल्डर द एडमिफायर इज इंटाइटल्ड टू द ऑल द बेस एंड मीन्स बाय विच पर्सन इज एडमिफाइड माइट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फॉर द लॉसेस। पहले सिंपल है, सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये एक अधिकार हो गया। दूसरा हो गया कि टाइप्स ऑफ कमिटमेंट ऑफ law indemnifier liabilities when the indemnity holder incurs an absolute liability though not the actual losses। मतलब कुल मिलाकर ये कि हम लोग जो एक प्रोमिसर है उसके कौन कौन से अधिकार हैं, सेटल्ड लॉ के द्वारा सेटल्ड कर सकता है। दूसरा टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द इंडेमनिफायर लायबिलिटीज के तहत भी उसका एक अधिकार है, वो पूरे केसेस को सेटल डाउन कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेमनिटीज। तो आइडेंटिटीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा कि आइडेंटिटीज क्या होता है, कि आइडेंटिटी कैसे उसको कौन, हु विल बी द आइडेंटिटीज, आइडेंटिफायर कौन होगा, आइडेंटिफाइड कौन होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटीज क्या होता है, वो हमने यासिर और बैंक वाला के आपको केस दिया था, ठीक है। उसके बाद क्लियर, उसमें हमने एसेंस व्हाट आर द एसेंशियल थिंग, कौन कौन सी चीज़ें, ये नंबर ऑफ पार्टीज, मोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अदर एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉसेस कॉजेज टू द आइडेंटिटी होल्डर। फिर आइडेंटिटी होल्डर को कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो एज पर सेक्शन 125 तीनों राइट्स के बारे में बात किया। फिर राइट ऑफ द आइडेंटिफाइड फायर के में बात किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटीज की हमने बात कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं गारंटी की। ठीक है, कोई डाउट इस पे? ओनली 4-5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट आप ज्वाइन, 12-15 लोग थे, लोग चले गए, क्या हुआ? ठीक है, हम लोग गारंटी और पढ़ लेते हैं, उस वक्त हम लोग कल ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चले गए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी एक्स पर द सेक्शन 26, जो लोग ना कि हमने गारंटी ले लिया, बैंक में गारंटी ले लिया, किसी ने लोन लिया, तो यू हैव प्लेड एज अ रोल एज ए गारंटर। तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक, इस पर 3 पार्टी हो गई ना, एक जो बैंक में लोन लेने जा रहा है, एक बैंक जो लोन दे रही है, और तीसरा पर्सन कौन हुआ, जो हु इज एक्चुअली टेकिंग द गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी एज पर सेक्शन 126 में क्या होता है, A contract of the guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liabilities of a third person in case of his default। मतलब कोई तीसरे पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया है तो उसकी वो लाइबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज होगा,
द पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड द सियोरिटी। जो पर्सन ये गारंटी देता है उसको सियोरिटी कहते हैं। द पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेबिटर। जिसके लिए आपने गारंटी लिया और जिसने डिफॉल्ट कर दिया उसको लोग प्रिंसिपल डेबिटर बोलेंगे, ठीक है। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन द कॉल्ड द क्रेडिटर, ठीक है। एंड द गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटर्न। इस कैन बी द ओरल गारंटी हो सकती है और इट कैन बी द रिटर्न गारंटी हो सकता है। तो गारंटी समझ गए कि मतलब बैंक में लोन लेने गए तो आप थर्ड पार्टी लोन, एक इंसान ने लोन लिया, बैंक ने लोन दिया, जिसमें लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल ए लेंड्स मनी टू द बी एंड सी प्रोमिसेस इफ ए दैट इफ बी फेल्स टू रिपे ही विल पे द मनी। मतलब कि जो उसने गारंटी लिया, बी से पैसा उधार लिया कि अगर, और सी ने गारंटी लिया कि अगर ए बी को पैसा नहीं दे पाया तो सी उसके लिए जिम्मेदार होगा। क्लियर? तो सिंपल है कि हमारा असेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, व्हाट आर द असेंशियल। एक जो हम लोग एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का असेंशियल होती हैं, व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायरिंग टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। पहला हो गया ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मतलब देयर शुड बी द तीन पार्टी, डेबिटर होना चाहिए, क्रेडिटर होना चाहिए और सियोरिटी होनी चाहिए। फिर डेबिटर कौन हो गया? जो लोन दे रहा है, ठीक। डेबिटर हो गया, क्रेडिटर जो लोन ले रहा है, क्रेडिटर जो लोन दे रहा है, सियोरिटी जो गारंटी ले रहा है। तो ट्राई पार्टीज होने गया, ठीक है। कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। It must be supported by some consideration. It is not necessary that there must be direct consideration between the COT and the creditor. The consideration received by the principal debtor is sufficient for the COT. ठीक है। तो मतलब आप जो लोग गारंटी ले रहा है उसका पूरा कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन ले रहा है, जो गारंटी दे रहा है उसका पूरा कंसिडरेशन हो चाहिए। फिर नेक्स्ट हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। ये एज पर द सेक्शन 142 का बात कर रहे हैं। एक गारंटी obtained by means of the representation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of transaction is invalid. If the consent of COT will be obtained by the misrepresentation, the COT is discharged from his liabilities. तो मिसरिप्रेजेंट मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द असेंशियल, कौन कौन सी चीज़ें जरूरत है एक जब हम लोग गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहले ट्राई पार्टी, तीन पार्टी होनी चाहिए, पूरा कंसिडरेशन होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सीलमेंट होना चाहिए। कॉन्सीलमेंट का मतलब होता है कि एनी गारंटी विच द क्रेडिटर ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड। द एक्सप्रेशन कीपिंग साइलेंस मीन्स इंटेंशनल concealment of the fact. The creditor should disclose the COT the facts which are likely to affect the COT liability as per the 143. तो कंसीलमेंट का मतलब हो गया है कि जो भी एक कोई गारंटी ले रहा है विच द क्रेडिटर ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इनवैलिड, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन कीपिंग साइलेंस मीन्स इंटेंशनली कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, सिंपल, ठीक है। तो क्रेडिटर जो भी है, क्रेडिटर कौन है? बैंक। जैसे बैंक मतलब कि वो एक लोन लेने जा रहा है तो वो हो गया डेबिटर, बैंक लोन दे रहा है वो हो गया क्रेडिटर, जो गारंटी ले रहा है वो हो गया COT। तो बैंक क्रेडिटर शुड डिस्क्लोज द COT, मतलब वो गारंटर को बताएगा द फैक्ट विच आर लाइकली टू अफेक्ट द COT लायबिलिटीज। मतलब कौन कौन सी, अगर आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट टूटा, मतलब किसको बता रहा है? बैंक बता रहा है, किसको? थर्ड पार्टी को, गारंटर को बता रहा है, COT को बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी लायबिलिटी अफेक्ट होने जा रही है, उसको बोलते हैं कॉन्सीलमेंट। भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे उसमें कॉन्सीलमेंट भी होना चाहिए, फिर हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी मस्ट बी इन राइटिंग, इट मे बी आइदर ओरल और रिटन, इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो एज पर द सेक्शन 126 जरूरी नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक राइटिंग में ही हो, या अगर ओरली है और रिटन है तब भी हम उसको एक वैलिड गारंटी माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट गारंटी एंड एडमिटी, ठीक है। प्रांजल ये अपलोड सुबह तक ही हो जाएगा प्रॉब्ली।
नेट का बहुत दिक्कत आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आज क्लास ख़त्म करना पड़ेगा। तो वी विल मीट यू बाय टुमारो। तो हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे की कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब इसमें एडमिटी और गारंटी में डिफरेंसेस क्या है। फिर हम लोग कल पेमेंट और प्लेजेस और एजेंसीज की बात करेंगे। सो बिकॉज देर इज सम सर्टेन नेटवर्क डिस्टर्बेंस इन माई साइड, तो वी आर कंक्लूडिंग द टूडेज क्लास। वी विल मीट यू बाय टुमारो प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम, या अगर हम टाइम चेंज करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। बिकॉज नेट में बहुत दिक्कत हो रहा है मेरी साइड भी अभी। सोच रही कंप्लीट हो जाता तो कंप्लीट ही होता, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट यू बाय टुमारो प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम, आपको बता देंगे, ठीक है। चलो।